केमिस्ट्री का ही चल रहा है पार्ट वैसे तो। और आज का जो टॉपिक है वो है मैटर। मैटर इन आवर सराउंडिंग बोले या मैटर बोले, चैप्टर नंबर 1 है क्लास 9th में। एंड इससे काफ़ी क्वेश्चंस कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी आते हैं, तो इसलिए मैंने पिछली वीडियो में आपसे कहा था कि अब केमिस्ट्री के पार्ट्स को धीरे धीरे मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा, और हर वीडियो मेरे केमिस्ट्री के छोटे जो पार्ट्स होते हैं वो आपको डिटेल में आपको मिलेगा, ठीक है। एंड आपने बहुत सपोर्ट किया, काफ़ी जो है आपने सपोर्ट किया चैनल को। इसी तरह सपोर्ट करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आपको नेक्स्ट नोटिफिकेशन जो है नेक्स्ट वीडियो की मिलती रहे। तो आज मैं स्टार्ट करने वाला हूँ मैटर, राइट। सबसे पहले मैं मैटर की बात करता हूँ कि मैटर क्या होता है, ठीक है। मैटर क्या है, मैटर की डेफिनेशन क्या है, ठीक है। एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस और हैविंग सम मास, ठीक है। वो सब चीज़ें जिसके पास जो स्पेस ऑक्यूपाई करे और जिसके पास मास, वो क्या कहलाता है, मैटर कहलाता है, राइट। एक्चुअली मैटर किन चीज़ों से मिलकर बना होता है। दूसरी बात है, मैटर किन चीज़ों से मिलकर बनी होती है। मैटर जो है वो स्मॉल पार्टिकल्स से मिलकर बनी होती है, स्मॉल छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर के मैटर बना होता है, ठीक है। तो अब बात करते हैं कि सबसे पहले इसकी डेफिनेशन में आप लिख दूँ, एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव सम मास, ठीक है। ये क्या कहलाता है, मैटर कहलाता है, ठीक है। मैटर छोटे छोटे पार्टिकल्स मिलकर बना होता है, स्मॉल पार्टिकल्स मिलकर बना होता है। उन पार्टिकल्स की प्रॉपर्टीज क्या होती है, ठीक है। तो जो पार्टिकल्स होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज होती है जनरली 3 प्रॉपर्टीज है मेनली इनके। तो ये पार्टिकल्स जो है वो क्या करते हैं, मूव करते हैं। पार्टिकल्स आर मूविंग, पार्टिकल्स क्या होते हैं, मूविंग, ठीक है। दूसरा, अट्रैक्ट ईच अदर, पार्टिकल्स क्या करते हैं दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, अट्रैक्ट ईच अदर। और तीसरा नंबर क्या है, पार्टिकल क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं दूसरे को। और पार्टिकल्स के बीच में क्या होता है, स्पेसेस होता है, स्पेसेस बिटवीन देम, ठीक है। पार्टिकल के बीच में क्या होता है, स्पेसेस होता है। मैं एक एक एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे पार्टिकल्स ऑफ मैटर कंटिन्यूअसली मूविंग, इसका क्या मतलब है भाई, जैसे वाटर है, वाटर की अगर आप एक गिलास पानी में जो है एक जरिए के एक बूंद एक ड्रॉप अगर आप इंक डालते हो तो क्या होता है, 10 मिनट के बाद आप बिल्कुल स्टेशनरी छोड़ दो वाटर को, 10 मिनट के बाद आप देखना कि पूरा वाटर जो होता है वो क्या होता है, ब्लू हो जाता है। इसका मतलब ये है कि जो वाटर के पार्टिकल्स होते हैं वो नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे जाते रहते हैं, और जिससे क्या होता है कि पूरा का पूरा वाटर क्या होता है, ब्लू हो जाता है। तो हम कह सकते हैं कि जो पार्टिकल्स है वो मैटर की वो क्या होती है, मूव करती रहती है बिल्कुल कंटिन्यूअसली, ठीक है। सेकंड हमारा पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। इसका मतलब ये है, इसका एक एग्जांपल हम ऐसे ले सकते हैं, जैसे पानी है, ठीक है। एक टब में पानी रखा हुआ है, उस टब में क्या हो या बाल्टी में पानी रखा हुआ है, उसमें अपने हाथ से मैं ऐसे कट करें पानी को, ठीक है। वो कट होने के बाद क्या होता है कि वो वाटर अपने आप फिर से मिक्स हो जाता है। इसका मतलब ये है कि जो वाटर के पार्टिकल्स हैं दूसरे को क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं, राइट। तीसरा हमारा स्पेसेस बिटवीन देम, पार्टिकल के बीच में क्या होता है, स्पेसेस होते हैं। स्पेसेस का मतलब ये होता है, जैसे फॉर एग्जांपल फोम है, फोम को आप पानी में जैसे पानी के अंदर डालते हो तो फोम में क्या होता है, बहुत सारे पानी क्या होता है, एब्जॉर्ब हो जाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि उसके अंदर क्या है, उसके पार्टिकल्स में क्या है, स्पेस है। जैसे यही है, अब इसको अगर मैं लिख करके ऐसे छोड़ दूं, जैसे इसे लिखा हुआ आपको दिख रहा है बोर्ड के ऊपर, अब इसे लिख करके मैं 4-5 महीने छोड़ के चला जाऊँ, क्या होगा कि इसको मिटाने में क्या होगा, हमें परेशानी होगी, इसको इरेज करने में परेशानी होगी। इसका मतलब ये है कि इसके पार्टिकल जो है, यानी कि जो इंक के पार्टिकल है वो व्हाइट बोर्ड के पार्टिकल के जो बीच में वो जाकर के स्पेस में बैठ जाते हैं, ठीक है। एक और एग्जांपल मैं इसका दे सकता हूँ, जैसे आप वाटर में चीनी घोलते हो, शुगर घोलते हो, ठीक है। उसमें क्या होता है कि जो वाटर का जो चीनी का पार्टिकल होता है, वाटर के पार्टिकल के बीच में जो स्पेसेस होते हैं उसमें जाकर के बैठ जाते हैं। चीनी घुलता नहीं है, बल्कि चीनी के पार्टिकल वाटर के पार्टिकल के बीच में क्या होते हैं, जाकर के बैठ जाते हैं। इसको हम बोलते हैं चीनी का घुलना, इसको हम बोलते हैं जनरली मिक्स हो जाना, ठीक है। तो ये तीनों क्या है, इसकी प्रॉपर्टीज है। किसकी प्रॉपर्टीज, ये तीनों पार्टिकल्स ऑफ मैटर की क्या है, प्रॉपर्टीज, राइट। उसके बाद क्या है कि जनरली मैटर जो है कि मैटर की टोटल कितने स्टेट्स है जो पार्टिकल्स होते हैं उसमें मिलना, उसका मिलना क्या कहलाता है आपस में। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, इसको आप नोट डाउन कर सकते हो चाहो तो, ठीक है। पार्टिकल्स का मिलना, वैसे एक पार्टिकल जब दूसरे पार्टिकल से मिलता है, मैटर के पार्टिकल, तो उसको इस प्रोसेस का नाम होता है क्या, डिफ्यूजन। क्या होता है, इस प्रोसेस का नाम है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या होता है मैं आपको अच्छे से बताता हूँ। डिफ्यूजन, वैसे डिफ्यूजन की डेफिनेशन है इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल। डिफ्यूजन का मतलब होता है इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ टू डिफरेंट मैटर, यानी कि 2 डिफरेंट मैटर के पार्टिकल का इंटरमिक्स हो जाना, आपस में मिल जाना, क्या कहलाता है, डिफ्यूजन कहलाता है, राइट। डिफ्यूजन क्या होता है, इंटरमिक्सिंग ऑफ द पार्टिकल ऑफ 2 डिफरेंट मैटर इज कॉल्ड
डिफ्यूजन, ठीक है। अब डिफ्यूजन जैसे फॉर एग्जांपल चीनी में पानी का वो चीनी का पानी में घुल जा रहा है, एक गैस के लिए परफ्यूम, जैसे हम लोग परफ्यूम लगाते हैं तो क्या होता है, जैसे एक रूम में परफ्यूम लगा रहे होते हैं, दूसरे रूम में उसका स्मेल चला जाता है। ये किस प्रोसेस से होता है? डिफ्यूजन के प्रोसेस से होता है, ठीक है। जैसे किचन में पकौड़े बन रहे होते हैं, पकौड़े की खुशबू हमें हमारे बेडरूम तक आ जाता है, ये भी किस प्रोसेस से होता है? डिफ्यूजन की वजह से होता है, ठीक है। ये कोई भी चीज बन रही है, कोई भी स्मेल वाली चीज या कोई अच्छे जो है खुशबू वाली चीज बन रही है, तो उसे हम क्या कहते हैं, वो सारी जो है वो स्मेल के थ्रू जो हम तक पहुंच जाती है, वो किस प्रोसेस से होता है? डिफ्यूजन के प्रोसेस से होता है। एंड दूसरी चीज की डिफ्यूजन किन किन बातों पर डिपेंड करता है? डिफ्यूजन जनरली जो है वो दो बातों पर डिपेंड करता है, ठीक है। एक तो टेम्परेचर पर, यानी कि टेम्परेचर पर डिफ्यूजन डिपेंड करता है, और दूसरा है हमारा जनरली हीट, ठीक है। तो क्या है कि अगर किसी फॉर एग्जांपल एक गिलास आप पानी लो, उसमें आप क्या है 2-3 स्पून शुगर मिलाओ, आप अगर हाथ से उसको मूव, यानी कि हाथ से अगर आप मूव करवाते हो, यानी कि उस वाटर की काइनेटिक एनर्जी को आप बढ़ा रहे हो, यानी कि आप क्या करते हो डिफ्यूजन बढ़ाने के लिए, या तो काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाते हो या टेम्परेचर को बढ़ाते हो। फॉर एग्जांपल अगर आप हाथ से मिला रहे हो उसको, इसका मतलब आपने क्या किया, उस वाटर की काइनेटिक एनर्जी को क्या किया, बढ़ा दिया। काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाने से क्या होता है कि वो शुगर जो उसके अंदर मिक्स हो जाता है, लेकिन क्या है, आप उसी वाटर को, यानी कि उसी 2-3 स्पून जो है वो शुगर को आप अगर पानी मिला करके और उसको सिर्फ हीट कर दो, थोड़ी देर हीट करोगे, अपने आप क्या हो जाएगा, वो उसके अंदर मिक्स हो जाएगा, यानी कि उसके अंदर क्या हो जाएगा, वो डिफ्यूज हो जाएगा। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जो डिफ्यूजन है वो दो बातों पर डिपेंड करता है, पहला हमारा काइनेटिक एनर्जी, दूसरा हमारा टेम्परेचर यानी कि हीट पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो हीट को बढ़ा करके रेट ऑफ डिफ्यूजन को हम बढ़ा सकते हैं, यानी कि रेट ऑफ डिफ्यूजन कैसे बढ़ाया जा सकता है? हीट को, टेम्परेचर को बढ़ाने से, या फिर काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाने से। काइनेटिक एनर्जी आपको पता होगा, एनर्जी प्रोसेस्ड बाय मूविंग ऑब्जेक्ट, कोई भी चीज चल रही होती है उसके अंदर जो एनर्जी होती है उसको क्या बोलते हैं हम? काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा डिफ्यूजन, ठीक है। दूसरी चीज है मैटर। मैटर कितने स्टेट्स में पाया जाता है? मैटर के जनरली 3 स्टेट होते हैं। कितने स्टेट होते हैं मैटर के? 3 स्टेट होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस, ठीक है। सॉलिड, लिक्विड और गैस को जनरली हम लोग इसको हम 2 और स्टेट होता है मैटर के, जनरली वो जनरली 9th-10th क्लास में पढ़ाया नहीं जाता, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। पहला है हमारा बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट, ठीक है, और दूसरा है हमारा प्लाज्मा स्टेट, ठीक है। बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट 1920 में इसकी डिस्कवरी हुई थी, और जनरली इंडियन साइंटिस्ट और आइंस्टीन दोनों के थ्योरी से मिला करके इनको जो है वो खोजा गया था। और जो प्लाज्मा स्टेट होता है जो एक ग्लोइंग एनर्जी, यानी ग्लोइंग सब्सटेंसेस में एनर्जी पाई जाती है, जैसे सन हुआ है, स्टार हुआ, इन सब में एनर्जी पाई जाती है। अब मैं बात करता हूँ सॉलिड, लिक्विड, गैस की, ठीक है। सॉलिड, लिक्विड, गैस की अगर मैं बात करूँ तो आप देखो इससे आप पहचान सकते हो कि कैसे कौन सा सॉलिड है, कौन सा लिक्विड है, कौन सा गैस है। जैसे मैंने 3 यहाँ पर डायग्राम बनाया है, इसमें मैंने कुछ इस तरह से पार्टिकल्स ले लिए, ठीक है। आप बता सकते हो देख करके इसमें कौन सा सॉलिड है, कौन सा लिक्विड है और कौन सा गैस है। ऑब्वियसली आप देख रहे होगे जनरली इसमें जो पार्टिकल है किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? सॉलिड को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? लिक्विड को रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? गैस को रिप्रेजेंट कर रहा है। आपको एक प्रॉपर्टी तो साफ साफ दिख रही होगी इसके अंदर, ये जो सॉलिड होते हैं उसके पार्टिकल्स क्या होते हैं? काफी क्लोज होते हैं आपस में, ठीक है। और जो लिक्विड होते हैं उसके पार्टिकल जो है थोड़े बहुत स्पेसेस होते हैं, ठीक। और जो गैस होते हैं उसके पार्टिकल में काफी स्पेसेस होते हैं। मतलब सॉलिड, लिक्विड, गैस में क्या है? एक डिफरेंस है। सॉलिड, लिक्विड, गैस में दूसरी डिफरेंस क्या है कि सॉलिड, लिक्विड और गैस इन तीनों की क्या है? शेप जनरली क्या है? शेप की अगर मैं बात करूं, सॉलिड का जो शेप होता है वो क्या होता है? फिक्स होता है। सॉलिड का जो लिक्विड का शेप होता है वो फिक्स नहीं होता, गैस का जो शेप होता है वो भी फिक्स नहीं होता, सब ठीक है। सॉलिड की अगर साइज की बात करूं, सॉलिड का साइज फिक्स होता है, लिक्विड का साइज फिक्स नहीं होता, और गैस का भी साइज फिक्स नहीं होता, ठीक है। इसकी मैं वॉल्यूम की बात करता हूं, सॉलिड का जो वॉल्यूम होता है वो फिक्स होता है, लिक्विड का वॉल्यूम जो होता है वो फिक्स होता है, गैस का वॉल्यूम जो होता है वो फिक्स नहीं होता, ठीक है। नेक्स्ट हमारा सॉलिड के अंदर फ्लूइडिटी, कोई फ्लूइडिटी नाम की जो प्रॉपर्टी है वो बिल्कुल नहीं होती, ठीक है। लिक्विड फ्लो कर सकता है और गैस भी फ्लो कर सकता है, ठीक है। एक और चीज मैं बात करूं, कंप्रेसिबिलिटी। सॉलिड कंप्रेसिबल नहीं होता, नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी होती है इसकी। यानी कंप्रेसिबिलिटी का मतलब होता है एक ऐसी प्रॉपर्टी जिससे कोई चीज दब सके, जिससे कंप्रेस हो सके, ठीक है। तो लिक्विड के अंदर कंप्रेसिबिलिटी नहीं होती है, गैस हाईली कंप्रेसिबल होता है, यानी कि गैस को आप जितना चाहो कंप्रेस कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट हमारा सॉलिड के अंदर, अब इसकी डेंसिटी की बात करता हूं मैं। सॉलिड की डेंसिटी जनरली बहुत ज्यादा होती है, लिक्विड की डेंसिटी जनरली सॉलिड से कम होती है, और गैस की डेंसिटी सबसे कम होती है। डेंसिटी का मतलब आपको पता होगा, देखो पार्टिकल में इतना डेंस है, यहाँ पर क्या है पार्टिकल बहुत ज्यादा क्लोज नहीं है, और यहाँ पर बिल्कुल ही बहुत ज्यादा गैप में पार्टिकल्स क्या है अरेंज किए गए हैं। ये सॉलिड, लिक्विड, गैस के बीच में क्या है प्रॉपर्टीज थे जो कि आपको पढ़ना था, ठीक है। अब मैं पढ़ूंगा, अब मैं आपको बताऊंगा कि सॉलिड, लिक्विड, गैस यानी कि कैसे अपने स्टेट्स को चेंज कर सकते हैं, चेंज इन स्टेट। अब इस तरह से आप इसको डिफाइन वो कर सकते हो, नोट डाउन कर सकते हो, ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगा कि सॉलिड, लिक्विड, गैस कितने जो स्टेट्स होते हैं, तीनों स्टेट्स आपस में कैसे जो है एक्सचेंज हो जाते हैं, कैसे वो जनरली एक दूसरे से, जैसे ये सॉलिड है, ये लिक्विड है और ये गैस है। अब चेंज इन स्टेट कैसे होता है, ठीक है। जो
जनरली जो सॉलिड से लिक्विड में चेंज होना, लिक्विड से गैस में चेंज होना, ये जनरली कैसे होता है? देखना ध्यान जरा, जो स्टेट में चेंज होता है वो जनरली दो वजह से होता है। पहला होता है जनरली टेम्परेचर की वजह से और दूसरा होता है प्रेशर की वजह से। ठीक है, मैं टेम्परेचर और प्रेशर को बाद में एक्सप्लेन करूंगा, पहले मैं बता देता हूं कि सॉलिड से लिक्विड उसके प्रोसेस को क्या बोलते हैं जनरली, कि सॉलिड से लिक्विड का प्रोसेस क्या कहलाता है, कन्वर्ट होना। जैसे ये सॉलिड है, ठीक है, तो पहले ये बता देता हूँ। फिर से मैं बताना चाहूंगा, स्टेट्स ऑफ मैटर दो वजह से होता है, पहला हमारा टेम्परेचर, दूसरा हमारा प्रेशर। ठीक है, पहले मैं इसके प्रोसेस को बताता हूँ। सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होने का प्रोसेस, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होने का प्रोसेस कहलाता है जनरली फ्यूजन। क्या कहलाता है? फ्यूजन। इसका दूसरा नाम भी है, आपने सुना होगा, मेल्टिंग। क्या बोलते हैं? मेल्टिंग। ये जनरली पहला प्रोसेस है, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होना। लिक्विड से, अच्छा पहले मैं इसकी बात करता हूँ, लिक्विड से सॉलिड उल्टा क्या होगा बताओ? सॉलिड से लिक्विड अगर फ्यूजन है तो लिक्विड से सॉलिड क्या होगा भाई? सॉलिडिफिकेशन। क्या होता है? सॉलिडिफिकेशन, 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 राइट? ये हो गया सॉलिडिफिकेशन, राइट? अब मैं बात करता हूँ लिक्विड से गैस। लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होने का प्रोसेस, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग लिक्विड इनटू गैस इज कॉल्ड, क्या कहलाएगा? इवेपोरेशन। इवेपोरेशन क्या कहलाता है? इवेपोरेशन। ठीक है, ये इसको वेपोराइजेशन भी बोलते हैं। मैं आपको इवेपोरेशन और वेपोराइजेशन में फर्क बताऊंगा। ठीक है, लिक्विड, अच्छा गैस से लिक्विड में कन्वर्ट होने का प्रोसेस क्या कहलाएगा? लिक्विड से गैस तो हो गया, गैस से लिक्विड में कन्वर्ट होने का प्रोसेस क्या कहलाता है भाई? गैस से लिक्विड, लिक्विड से गैस क्या हुआ? इवेपोरेशन। ठीक है, गैस से लिक्विड क्या हो जाएगा? कंडेंसेशन। कंडेंसेशन अगर आपने पढ़ा होगा थोड़ा तो याद होगा। ठीक है, सॉलिड से लिक्विड अगर क्या होगा? फ्यूजन यानी मेल्टिंग। लिक्विड से गैस क्या होता है? इवेपोरेशन। गैस से लिक्विड क्या होता है? कंडेंसेशन। और लिक्विड से सॉलिड क्या होता है? हमारा सॉलिडिफिकेशन। अब अगर मैं बात करूं कि भाई बताओ सॉलिड से सीधा गैस, ये प्रोसेस क्या कहलाएगा? सॉलिड से सीधा गैस, ये जनरली कहलाता है डियर सब्लिमेशन। क्या कहलाएगा? सब्लिमेशन। ये प्रोसेस क्या कहलाएगा? सब्लिमेशन। या फिर मैं ऐसे कहूं गैस से सॉलिड, ये प्रोसेस क्या कहलाएगा? डायरेक्ट, यानी कि बिना लिक्विड बने सॉलिड बन जाना, या सॉलिड से बिना लिक्विड बने गैस में कन्वर्ट हो जाना किसी भी सब्सटेंस का, क्या कहलाता है? ये भी कहलाएगा जनरली सब्लिमेशन। क्या कहलाएगा? सब्लिमेशन। आप बहुत ही आसानी से इन डेफिनेशंस को, पेपर में बहुत सारे आते हैं डेफिनेशंस पूछ जाता है अक्सर कि बताओ फ्यूजन क्या होता है, कंडेंसेशन क्या होता है, सॉलिडिफिकेशन क्या होता है। ठीक है, तो मैं आपको एक एक करके फटाफट बता देता हूँ। सॉलिड से गैस, पहले मैं फ्यूजन को डिफाइन करता हूँ। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग सॉलिड इनटू गैस इज कॉल्ड फ्यूजन या मेल्टिंग। इसी डेफिनेशन के बेसिस पे आपको सारे डेफिनेशंस को बोलना है। देखो जरा ध्यान से, जैसे मैं बात करूं अगर सॉलिडिफिकेशन, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग लिक्विड इनटू सॉलिड इज कॉल्ड सॉलिडिफिकेशन। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग लिक्विड इनटू गैस इज कॉल्ड इवेपोरेशन। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग गैस इनटू लिक्विड इज कॉल्ड कंडेंसेशन। द प्रोसेस ऑफ converting solid into gas directly without coming in liquid state is called sublimation. The process of converting gas into solid without coming in liquid state is called सब्लिमेशन। ठीक है, इस तरह से आप सबको डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, फिर अभी मैंने आपको बताया है, जैसे इसको आप चाहो तो नोट डाउन कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, फिर मैंने आपको बताया कि किस वजह से जो है वो स्टेट में चेंज होता है। तो मैं आपको बताया था दो चीजों की वजह से स्टेट में चेंज होता है। ठीक है, पहला हमारा टेम्परेचर और दूसरा क्या है? प्रेशर। ठीक है, चलो पहले मैं टेम्परेचर की बात करता हूँ। ठीक है, टेम्परेचर की पहले मैं बात करता हूँ। टेम्परेचर, टेम्परेचर भैया देख लो, टेम्परेचर क्या है? टेम्परेचर की एसआई यूनिट होती है जनरली। एसआई यूनिट क्या होती है? एसआई यूनिट टेम्परेचर की एसआई यूनिट होती है केल्विन। क्या होती है? केल्विन। इसको के से इंडिकेट करता है, राइट? टेम्परेचर एसआई यूनिट क्या होती है? केल्विन। एक और यूनिट होती है वन मोर यूनिट, वन मोर यूनिट, बट ये एसआई यूनिट नहीं है। ठीक है, क्या है हमारा? डिग्री सेल्सियस। डिग्री सेल्सियस, इसको हम डिग्री सी ऐसे लिखते हैं। ठीक है, डिग्री सेल्सियस ये दूसरी यूनिट हमारी। ठीक है, तो मैं आपको दोनों में रिलेशन बताऊंगा कि दोनों में क्या रिलेशन है। ठीक है, टेम्परेचर की अगर मैं बात करूं, टेम्परेचर से जनरली हम चाहे तो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करवा सकते हैं और लिक्विड से चाहे तो गैस में कन्वर्ट करवा सकते हैं। ठीक है ना, मैं आपको एक रिलेशन बताता हूं। जैसे 0 डिग्री सेल्सियस जो होता है वो किसके बराबर होता है? 273 केल्विन के बराबर होगा। ठीक है, ओके। अब अगर मैं 0 डिग्री सेल्सियस 273 केल्विन के बराबर होगा, आपको अगर डिग्री सेल्सियस से केल्विन में जाना है तो आप 273 उसमें ऐड कर दो। फॉर एग्जांपल मैंने कहा अगर 1 डिग्री सेल्सियस है तो भैया एक बात हो, 0 पे 0 जो था वो 273 के बराबर था, तो 1 डिग्री यानी 273 में 1 और क्या कर दो? 1 ऐड कर दो। कितना आ जाएगा? 274 केल्विन। इसी तरह से 2 डिग्री इस तरह से आप कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैं 20 डिग्री सेल्सियस की बात करूं, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा भाई? 273 प्लस में 20, जैसे आप 20 इसमें ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा? 293 केल्विन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 293
केल्विन। तो इस तरह से आप जो है डिग्री सेल्सियस से केल्विन में कन्वर्ट करवा सकते हो। अगर आप केल्विन से डिग्री सेल्सियस में जाना है तो आप क्या करोगे, सिंपल है कि अगर आप डिग्री सेल्सियस से केल्विन में आने के लिए आप 273 उस नंबर में क्या करते थे, ऐड कर देते। जैसे 20 में 273 आपने ऐड किया था, 1 में 273 आपने ऐड किया था। इस बार क्या करोगे, केल्विन से डिग्री में आने के लिए हमें 273 क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। उस नंबर से क्या करना पड़ेगा, हमें माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, यानी से अब केल्विन से किसमें जाना है, केल्विन से डिग्री में। केल्विन से डिग्री में आने के लिए क्या करना पड़ेगा, जैसे फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूं अगर आपको कि 300 केल्विन है, 300 केल्विन, अगर इसको मुझे डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है तो आपको क्या करना है, 300 में से 273 क्या करोगे आप, माइनस कर दोगे। क्या करोगे, माइनस 27 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से क्या कर सकते हो आप केल्विन से डिग्री सेल्सियस में या डिग्री सेल्सियस। आपसे पूछा जाए बच्चे भाई ठीक है बताओ 275 केल्विन कितना डिग्री, 300 275 जनरली आपके पास है, 275 में से 273 माइनस करोगे क्या आ जाएगा, 275 में से 273 2 डिग्री सेल्सियस। इस तरह से आप केल्विन से डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करवा सकते हो। ठीक है, इससे रिलेटेड आप चाहो तो इसको नोट डाउन कर सकते हो। इससे रिलेटेड एक चीज और मैं आपको बताता हूँ, जैसे वाटर है, ठीक है, वाटर का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, सॉरी वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, आपने पढ़ा होगा वाटर का बॉइलिंग, से पिछली क्लास में आपने पढ़ा होगा वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट BP मींस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर कितना है, 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है ना, क्लियर चीज, ये हमारा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर है। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस MP, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस क्या होता है, 0 डिग्री सेल्सियस होता है। नॉर्मल टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर जनरली हम किसको मानते हैं, रूम टेम्परेचर किसको मानते हैं, कुछ चीज आपको जानने के लिए बहुत जरूरी है। रूम टेम्परेचर किसको कहते हैं हम लोग, रूम टेम्परेचर जनरली 25 से 27 डिग्री सेल्सियस को हम लोग रूम टेम्परेचर कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूं कि नॉर्मल टेम्परेचर, जैसे फॉर एग्जांपल ह्यूमन बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर क्या होता है, तो 37 डिग्री सेल्सियस, तो आपको पता होगा है। तो ये चीज आपको जानना बहुत जरूरी है। आप चाहो तो इसको नोट डाउन कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, ये था हमारा चेंज इन स्टेट। ठीक है, अभी क्वेश्चन आता है कि भाई कार्बन डाइऑक्साइड, आपने पढ़ा होगा कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में, कार्बन डाइऑक्साइड ये गैस है। ठीक है, आप चाहो तो इस पे प्रेशर लगा, इसको प्रेशराइज करके आप चाहो तो क्या कर सकते हो, सॉलिड में कन्वर्ट करवा सकते हो। यानी कि ये डायरेक्ट क्या हो सकता है, गैस से क्या हो सकता है, सॉलिड में कन्वर्ट हो सकता है। कैसे हो सकता है सॉलिड में कन्वर्ट, मैं आपको बताता हूँ। इस पे जब प्रेशर लगाते हैं तो इसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं काफी क्लोज हो जाते हैं, इतने क्लोज हो जाते हैं कि ये क्या होता है, सीधा लिक्विड से बिना लिक्विड में कन्वर्ट हुए सीधा क्या होता है, सॉलिड में। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या बन जाएगा, ये सॉलिड कार्बन क्या बन जाएगा, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। ये सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड जैसी का दूसरा नाम पता है क्या होता है, ड्राई आइस। क्या होता है, तो दो क्वेश्चन आते हैं इसमें कि पहले तो क्वेश्चन था कि ड्राई आइस क्या होता है, व्हाट इज ड्राई आइस, तो आंसर क्या होगा, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉल्ड ड्राई आइस। फिर क्वेश्चन आता है कि अच्छा ठीक है इसको ड्राई आइस क्यों कहते हैं, तो आप आंसर में लिख सकते हो कि क्योंकि अगर जब सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड से प्रेशर रिलीज किया जाता है तो ये बिना लिक्विड में कन्वर्ट हुए सीधे किस में कन्वर्ट हो जाता है, गैस में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। इसलिए इसका नाम क्या होता है, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड होता है। ठीक है, यानी कि ड्राई आइस कहते हैं इसको। ठीक है, ये था आपका जनरली ड्राई आइस के बारे में कुछ नॉलेज जो कि पेपर में अक्सर पूछे जाते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी ये आता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा इवेपोरेशन एंड वेपोराइजेशन। आपको मैंने बताया था कि इवेपोरेशन को आपको मैं बताऊंगा दोनों में फर्क क्या है, इवेपोरेशन एंड वेपोराइजेशन, इवेपोरेशन एंड वेपोराइजेशन, ये हमारा। ठीक है, इसमें क्या है, इवेपोरेशन क्या होता है, ध्यान सुनना, इवेपोरेशन क्या होता है। इवेपोरेशन एक ऐसा प्रोसेस है, द प्रोसेस, आपने लिख देता हूं यहां पर, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग liquid into gas without reaching on boiling point, without reaching on boiling point। क्या है कि विद द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग लिक्विड इनटू गैस विदाउट रीचिंग ऑन बॉइलिंग पॉइंट। यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर हर सारी चीजें सेम हो जाएंगी, सारी चीजें सेम आ जाएंगी, बस यहाँ पे क्या हो जाएगा, विद रीचिंग ऑन बॉइलिंग पॉइंट, विद रीचिंग ऑन सेम प्रोसेस है दोनों, ऑन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, दूसरी चीज है कि जनरली जो इवेपोरेशन होता है हमारा, इवेपोरेशन ये जनरली क्या है, सरफेस फिनोमेनन होता है। क्या होता है, सरफेस फिनोमेनन। ये क्या है, सरफेस फिनोमेनन है। बट ये जो हमारा ये क्या है, बल्क फिनोमेनन है। क्या हमारा, बल्क फिनोमेनन है। इसका एग्जांपल आप दे सकते हो, इसका एग्जांपल इवेपोरेशन का एग्जांपल है जैसे नदी से या समुद्र से पानी का इवेपोरेट होना, पानी का गैस बन जाना,
वो जनरली इवेपोरेशन कहलाता है। और जो घर में हम पानी गर्म करते हैं, हम लोग बॉयल करके जनरली जो पानी गर्म करते हैं हम लोग करके, उसमें से भी क्या होता है, गैस में कन्वर्ट होता रहता है वो प्रॉपर्ली, तो हम उसको क्या बोलते हैं, इवेपोरेशन बोलते हैं। दोनों में फर्क ये है, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ इवेपोरेशन की। इवेपोरेशन किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है? इवेपोरेशन जनरली 4 फैक्टर पे डिपेंड करता है। इवेपोरेशन कितने फैक्टर पे डिपेंड करता है? 4 फैक्टर पे डिपेंड करता है। सबसे पहला हमारा विंड स्पीड। क्या है हमारा? विंड स्पीड। दूसरा है टेम्परेचर। तीसरा है हमारा सरफेस एरिया। और चौथा है हमारा ह्यूमिडिटी। ठीक है, ये 4 बातों पर डिपेंड करता है। कौन डिपेंड करता है 4 बातों पर? इवेपोरेशन 4 बातों पर डिपेंड करता है जनरली हमारा। पहला है विंड स्पीड, दूसरा है टेम्परेचर, तीसरा है सरफेस एरिया, चौथा है ह्यूमिडिटी। ठीक है, विंड स्पीड क्या होता है? कैसे विंड स्पीड डिपेंड करता है इवेपोरेशन? देखो ध्यान से, जिस दिन हवा बहुत तेज चलती है, आप कपड़े सुखाओ, बहुत जल्दी कपड़े सूख जाते हैं। जैसे बरसात का टाइम, ठंड का टाइम होता है, आप क्या करते हो, पंखे के नीचे ला के रखते हो कपड़े को। क्यों रख देते हो? बिकॉज जब हवा की जो स्पीड अगर ज्यादा होती है, विंड की स्पीड ज्यादा होती है, तो आपके कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। मींस कपड़े जल्दी सूखने का मतलब उसके जो वाटर पार्टिकल्स थे वो क्या हो गया, गैसेस में कन्वर्ट हो गए। इसी को हम बोलते हैं क्या, इवेपोरेशन। और ये विंड स्पीड पे पूरा डिपेंड करता है। विंड स्पीड इंक्रीज करेगा तो क्या होता है, विंड स्पीड डायरेक्टली क्या होता है, इवेपोरेशन। ठीक है, इंक्रीज करेगा तो इवेपोरेशन भी क्या होगा, फास्ट होगा। नेक्स्ट हमारा टेम्परेचर। जिसमें गर्मी बहुत ज्यादा होती है, भाई देखो जिस दिन धूप बहुत तेज होगी, गर्मी बहुत ज्यादा होती है, उस दिन क्या होता है कि हमारे कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। ठीक है, इट मींस कि वहां से क्या होता है, इवेपोरेशन बहुत तेज से हो जाता है। तो इसमें तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो भी क्या होगा, इवेपोरेशन भी क्या होगा, इंक्रीज करेगा। नेक्स्ट हमारा सरफेस एरिया के बढ़ने से भी जो है इवेपोरेशन जो है बहुत फास्ट होता है। जैसे फॉर एग्जांपल कपड़े, आपने कपड़े धुले और कपड़े को मोड़ मार के रख दिया आपने कहीं पर, वो जल्दी नहीं सूखेंगे। और उसी कपड़े को अगर आपने काफी फैला करके रखा है उसको आपने, यानी उसके सरफेस एरिया को आपने बढ़ा दिया, तो कपड़े क्या है, जल्दी सूख जाते हैं। इसका मतलब सरफेस एरिया भी इवेपोरेशन की क्या है, डायरेक्टली मतलब ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा। ठीक है, ह्यूमिडिटी का मतलब सबसे पहले ह्यूमिडिटी समझो क्या होता है। किसी भी एरिया में एयर में जो वाटर पार्टिकल ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं, वाटर का कंटेंट ऑलरेडी प्रेजेंट होता है, द अमाउंट ऑफ क्या कहते हैं, वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी। ठीक है, अब ऑलरेडी हवा में एयर का अमाउंट बहुत ज्यादा है, तो क्या आप बताओ, क्या कपड़े जल्दी सूखेंगे? उससे नहीं सूखेंगे, यानी कि इवेपोरेशन से क्या फास्ट होगा, नहीं। यानी ह्यूमिडिटी बढ़ेगा तो क्या होगा, इवेपोरेशन क्या होगा, स्लो हो जाएगा। यानी कि ह्यूमिडिटी के बढ़ने से इवेपोरेशन यानी कि 1 इवेपोरेशन कर देता है। यानी कि इसका मतलब ये होता है कि अगर ह्यूमिडिटी बढ़ेगा तो क्या होगा, इवेपोरेशन क्या होगा, स्लो हो जाएगा। राइट, मैं इसमें एक एग्जांपल देता हूं आपको ह्यूमिडिटी के बेसिस पे। जैसे फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन आता है कि डेजर्ट कूलर जो है वो बेटर कूल करता है हॉट ड्राई। जितनी ज्यादा गर्मी होगी उस दिन आपका डेजर्ट कूलर उसमें उतना ज्यादा आपको क्या करेगा, ठंडक पहुंचाएगा, उतना ज्यादा कंफर्टेबल फील करवाएगा। कैसे? क्योंकि मैं बताता हूं, जब गर्मी बहुत ज्यादा होती है, हॉट एंड ड्राई डे का मतलब क्या होता है भाई, उसकी ह्यूमिडिटी क्या होगी, कम होगी। जब उसकी ह्यूमिडिटी कम होगी तो उस दिन क्या होगा, इवेपोरेशन क्या हो जाएगा, ऑलरेडी ऑब्वियसली फास्ट हो जाएगा। ये स्लो तो ये फास्ट हो जाएगा। ठीक है, ये इवेपोरेशन फास्ट होगा तो पानी का जब इवेपोरेशन फास्ट होता है तो कूलिंग क्रिएट होती है। आपको बताओ एक क्वेश्चन ये भी आता है, ठीक है, कि इवेपोरेशन की वजह से कूलिंग क्रिएट होती है। क्यों इवेपोरेशन की वजह से कूलिंग क्यों क्रिएट होती है? इसका आंसर ये है, ध्यान सुनना। जैसे किसी ग्लास में पानी है, जब ग्लास में से वाटर इवेपोरेट होता रहता है तो अपने सराउंडिंग एयर को क्या करता है, सराउंडिंग एयर उसमें से एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है। क्या करता है, ध्यान सुनना, जब कहीं से वाटर इवेपोरेट होता है, वेपराइज नहीं, इवेपोरेट होता है, तो अपने सराउंडिंग के जो एयर होता है उसकी एनर्जी को क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। और जो सराउंडिंग का एयर है वो क्या हो जाता है, बिल्कुल ठंडा हो जाता है, कूल हो जाता है। इसलिए हम कहते हैं कि इवेपोरेशन से क्या होती है, कूलिंग क्रिएट होती है। ठीक है, जैसे आपने फॉर एग्जांपल पेट्रोल हाथ पे गिर जाता है, थिनर होता है, थिनर हाथ पे गिर जाता है, क्या होता है, ठंडक लगती है, क्योंकि उसका रेट ऑफ इवेपोरेशन बहुत ज्यादा है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा कि इवेपोरेशन के बढ़ने से क्या होता है, कूलिंग क्रिएट होती है। राइट, इसी तरह से मैंने बोला था कि जब कूलर आपका डेजर्ट कूलर है, उसका अगर जनरली ह्यूमिडिटी बहुत यानी कि हॉट ड्राई डे है, उस दिन क्या होगा, इवेपोरेशन फास्ट होगा। और जब इवेपोरेशन फास्ट होगा आपके कूलर का तो क्या होगा, उस दिन कूलिंग भी क्या है, बहुत ज्यादा होती है। राइट, तो ये जनरली क्या है, पूरा कॉन्सेप्ट है आपके मैटर इन आवर सराउंडिंग। फर्स्ट चैप्टर का आपका पूरा चैप्टर हो चुका है। ठीक है, और इसी तरह से मैं आपको हर चैप्टर को धीरे धीरे करके कंप्लीट करता रहूंगा। ठीक है, आपसे जनरली अब ये कि हर वीडियो आप जो है टाइम मिलता रहेगा आपको। डेली मैं वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए, ताकि आपको सारे जो सिलेबस है वो कवर होता रहे, ताकि और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी आपको ऐसे यहाँ से आपको काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिल जाते हैं, जो आपको जनरली किसी भी एग्जाम में, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, कैसे भी एग्जाम में जो आपको हेल्प कर सकता है। ठीक है, एंड नेक्स्ट थिंग इसी तरह से आप वीडियो जनरली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस करिए, ताकि आपको हर चैप्टर बिल्कुल डिटेल में, जैसे मैंने आपको आज बताया है वैसे बिल्कुल डिटेल में आपको और अच्छे से बताऊंगा। ठीक है, और जो अगर आपको लगे कि आपको किसी टॉपिक पे और चीज समझना हो, कुछ या कोई ऐसे डाउट हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और मुझे बता सकते हैं, मैं आपको उसका रिप्लाई दूंगा। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, आप सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। एंड नेक्स्ट थिंग कि आपके लिए क्वेश्चन छोड़ के जाता हूँ, आप कमेंट बॉक्स में मुझे इसका आंसर देना। D2O आपने देखा होगा, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, D2O
इसके बारे में, ये D2O क्या है, ठीक है, ये D2O क्या है जनरली, और इसके बारे में 2-3 इंफॉर्मेशन, कम से कम 2 से 3 इंफॉर्मेशन आप कमेंट बॉक्स में चाहो तो मुझे शेयर कर सकते हो। नेक्स्ट क्लास में मैं नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूंगा ये क्या होता है, ठीक है। तो यहीं पर मैं अपनी क्लास को खत्म करता हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।